हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ट्विंकल तिवारी। इस वीडियो में हम अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम कैसे चेंजेस करेंगे। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे, कोई भी चीज़ हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर रहे हैं, या हम कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविज़न को मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो प्रोसीजर है वो कहाँ पर लिखी हुई है? पार्ट 20 में लिखी हुई है। और कौन सा आर्टिकल डील करता है इससे? आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 क्या कहता है कि पार्लियामेंट हैज़ पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। यानी कि ये क्या कह रहा है? पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है अमेंडमेंट करने की, बट दिस पावर इज सब्जेक्टेड टू बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो बहुत ही बेसिक है, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। इन फीचर्स के अलावा हम बाकी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल समझाऊं तो मान लो अगर आप किसी रेंटेड रूम में रहते हो, अगर आपको इस रूम के अंदर चेंज करना है तो आप क्या चेंज कर सकते हो भाई? आप ये थोड़ी ना कि इस वॉल को हटाकर आप थोड़ा आगे कर दो, या इस वॉल को यहाँ से हटाकर थोड़ा पीछे कर दो, ये चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस रूम का बेसिक फीचर है। आप चेंजेस क्या कर सकते हो कि भाई आपने यहाँ पर सोफ़ा लगाया था, आप यहाँ से हटाकर यहाँ पर रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो सेम इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते, उसके अलावा आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट था वो केशवानंद भारती केस में आया था 1973 में। उसमें बोला गया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को छोड़कर आप बाकी चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के फीचर्स कौन होंगे, ये कौन बताएगा? ये सुप्रीम कोर्ट बताएंगे, टाइम टू टाइम बताएंगे। ये डिफाइन करके नहीं दिया कि इन फीचर्स को हम बेसिक फीचर्स बोलेंगे। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ बेसिक स्ट्रक्चर के, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाएगा, जो कुछ भी होगा सब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर क्या कहता है? जो हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं, हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, एक तो लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी। इन तीनों के बीच में प्रॉपर सेपरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के काम में टांग अड़ा रही है, और ऐसा भी ना हो कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के काम में टांग अड़ा रहा हो। इन तीनों के बीच में प्रॉपर सेपरेशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? जो लॉ और रूल लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना। एंड जुडिशरी क्या करेगी? इन दोनों पर चेक करके रखेगी कि ये कोई ऐसा प्रोविज़न तो नहीं कर रहे हैं, ऐसे रूल्स तो नहीं लेके आ रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविज़न क्या है? जैसे सेकुलरिज्म, कि स्टेट का कोई भी एक रिलीजन नहीं होगा, स्टेट हर रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगी। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि हर कोई इंसान लॉ की नज़र में इक्वल है, कोई भी इंसान लॉ से ऊपर नहीं है, ओके। नेक्स्ट, जैसे जुडिशियल रिव्यू, कि कोर्ट के पास पावर है कि जो लॉ लेजिस्लेचर बना रहा है और जो एक्शन एग्जीक्यूटिव कर रहा है उन पर चेक बना सके, उनको रिव्यू कर सके, ठीक है। इस तरह से बहुत लंबी लिस्ट है, जैसे फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ये सारी चीज़ें बेसिक फीचर्स के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। अब हम इसका प्रोसीजर देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जाएगा। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये बिल पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होगा वो स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। और इस बिल को कोई प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और गवर्नमेंट के मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि ये प्राइवेट बिल भी हो सकता है और गवर्नमेंट बिल भी हो सकता है। अच्छा, प्राइवेट मेंबर कौन होता है? लोकसभा है। लोकसभा में कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे, जो रूलिंग पार्टी का हिस्सा होंगे। बाकी के जो मेंबर हो गए वो कौन है? वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर रहे, उनको बोला जाएगा प्राइवेट मेंबर। एंड जो मेंबर गवर्नमेंट का पार्ट है, रूलिंग पार्टी का पार्ट है, वो गवर्नमेंट मेंबर कहलाए जाएंगे। वो बिल इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसको बोला जाएगा गवर्नमेंट बिल। सो ये डिफरेंस था प्राइवेट मेंबर बिल और गवर्नमेंट बिल के अंदर। सो क्या देखा अभी हमने? हम बिल इंट्रोड्यूस करेंगे, वो बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ये बिल स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। इस बिल को प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और गवर्नमेंट बिल भी हो सकता है ये, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी हम
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे उसमें हमें प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए होगी, हमें प्रेसिडेंट से पहले पूछना नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होगा, बिल इंट्रोड्यूस हुआ, दोनों हाउस बिल को पास करेंगे, कौन सी मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से, और स्पेशल मेजोरिटी भी कौन सी, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ये मेजोरिटी से दोनों हाउस बिल को पास करेंगे और सेपरेटली पास करना होगा दोनों हाउस को। उसके बाद क्या होगा, बिल जब हाउस से पास कर दिया जाएगा वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर असेंट देनी ही होगी, प्रेसिडेंट विदहोल्ड नहीं कर सकते और ना ही उस बिल को रिटर्न कर सकते हैं, उनको असेंट देनी ही होगी। और ये 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से बोला गया कि प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी होगी इस बिल पर। ठीक है, और जैसे ही प्रेसिडेंट इस बिल पर असेंट देंगे ये बिल एक्ट बन जाएगा, वो चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में मान लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी अगर ऐसा हो कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डिस्प्यूट आ गया हो, वो इसको पास नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों हाउस इसको सेपरेट पास करेंगे और यूपीएससी ने ये ऑलरेडी पूछा हुआ है पीवाईक्यू में। ओके, अब बहुत बार क्या होता है, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो फेडरल कैरेक्टर को चेंज करते हैं। अच्छा, फेडरल कैरेक्टर क्या होते हैं, जो सेंटर होती है और जो स्टेट होती हैं, इन दोनों की पावर्स डिवाइड की हुई है, आपका एक्सटेंड इतना है और सेंटर का एक्सटेंड इतना है, तो ये क्लियरली डिफाइन किया हुआ है दोनों की पावर को। जब इस तरह की चेंजेस लेके आते हैं जिससे इन दोनों की पावर के बीच में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इस वक्त क्या किया जाएगा कि जो वो बिल होगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, उसको हाफ ऑफ द स्टेट से रेक्टिफाई करवाना होगा विद सिंपल मेजोरिटी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पीवाईक्यू पूछा भी हुआ है। ठीक है, यानी कि क्या है, हमारे 28 स्टेट है ना, तो 28 स्टेट के हाफ कितने होते हैं, 14 स्टेट, तो 14 स्टेट से उसको पास करवाना होगा, रेक्टिफाई करवाना होगा, और कौन सी मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से, और उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएंगे और फिर उसके बाद वही प्रोसेस होगी, उसको पास किया जाएगा और प्रेसिडेंट उसको असेंट देंगे। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पार्लियामेंट पास करेगी तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी, और जब फेडरल कैरेक्टर चेंजेस होंगे तो हमें स्टेट को भी पूछना पड़ेगा, हाफ स्टेट को, और वो हाफ स्टेट उसको रेक्टिफाई करेंगे विद सिंपल मेजोरिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो यहाँ पर 2-3 चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है कि इसके लिए जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे इस बिल को तो प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए होती है और ना ही यहाँ पर जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न है। प्रेसिडेंट को असेंट देनी ही होगी, और जब फेडरल चेंजेस लेके आएंगे तो हमें हाफ स्टेट से रेक्टिफाई करवाना होगा सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, अब 3 तरीके से हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। एक, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। सिंपल मेजोरिटी के थ्रू क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, किसी नए स्टेट का एडमिशन करना है अपने इंडियन टेरिटरी में, जैसे ये अपना इंडिया है, किसी नए दूसरे स्टेट को एडमिशन करना है तो उसे हम सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगे उस बिल को। या फिर क्या करना हो, जो हमारी स्टेट के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसको क्रिएट करना हो तो भी हमें सिंपल मेजोरिटी की जरूरत चाहिए होती है। या हमें किसी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना हो, ये स्टेट है, इसकी बाउंड्री को या तो इंक्रीज़ करना हो, डिक्रीज़ करना हो, इसका नाम चेंज करना हो, तो इसमें भी हमें सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत चाहिए होती है। अच्छा, ये डिफरेंट टाइप की मेजोरिटी होती है, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे जिसमें सिंपल मेजोरिटी हो जाएगी, इफेक्टिव मेजोरिटी, ये सारी मेजोरिटी को हम कवर कर लेंगे। कुछ अमेंडमेंट होंगे जो स्पेशल मेजोरिटी से किए जाएंगे और कुछ अमेंडमेंट में स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ हमें स्टेट की रेक्टिफिकेशन भी चाहिए होगी। स्टेट की रेक्टिफिकेशन कब चाहिए होगी, जब हम फेडरल कैरेक्टर के कुछ चेंजेस लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ चेंजेस करने हैं तो प्रेसिडेंट में क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर का भी रोल होता है और पार्लियामेंट का भी रोल होता है। या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की पावर को चेंज करना हो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक बार हम इसका कुछ क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। वैसे ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है बट अभी लिखा हुआ है तो एक बार देख लेते हैं। इसका पहला क्रिटिसिज्म क्या है कि जैसे यूएस के अंदर एक सेपरेट बॉडी होती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए, इस तरह की कोई भी प्रोविज़न हमारे इंडिया में नहीं है, इस तरह की कोई स्पेशल बॉडी नहीं है। दूसरा, जब भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट लेके आना है तो ये सिर्फ पार्लियामेंट ला सकती है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पार्ट है उसको पार्लियामेंट अकेले ही चेंज कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर का उसके अंदर कोई भी रोल नहीं होता है। और दूसरा क्या है, ये देखा था ना हमने, जब फेडरल कैरेक्टर चेंज किया जा रहा था, स्टेट से रेक्टिफिकेशन करवाना होता है, तो कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ कि किस टाइम फ्रेम तक, कितने टाइम तक स्टेट को उसको रेक्टिफाई करना होगा। ये पॉइंट प्रीलिम्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है,
तो ये चीज़ ध्यान रखना। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड टाइम फ्रेम टू बी डिसाइडेड बाय स्टेट। यहाँ पर कोई भी जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है। अगर डेडलॉक जैसी सिचुएशन आ जाती है कि लोकसभा और राज्यसभा उसको पास करके नहीं दे रहे हैं, तो वो डेडलॉक की सिचुएशन आ जाती है और उसको रिजोल्व करने के लिए हम जॉइंट सिटिंग को बुलाते हैं। एंड इसके अंदर जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं होता है। सो अब हम कुछ लिस्ट देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की। जो इंपॉर्टेंट है वही कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। इसके अंदर हमने क्या किया था, लैंड रिफॉर्म स्टार्ट किए थे। तो हमने क्या किया, एक शेड्यूल 9 इंट्रोड्यूस किया। सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956। इससे हमने क्या किया, इसमें बोला कि अगर कोई हाई कोर्ट है तो एक हाई कोर्ट 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए बनाया जा सकता है और एक गवर्नर 2 या 2 स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। और इसी अमेंडमेंट एक्ट से हमने जो हमारी स्टेट की जो क्लासिफिकेशन थी ना, A, B, C और D, उसको अबोलिश किया था। ओके। 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू हमने 15th लैंग्वेज ऐड की थी हमारे शेड्यूल 8 के अंदर। शेड्यूल 8 के अंदर हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज आती है ना, तो पहले 14 थी और 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने एक नई लैंग्वेज ऐड करी। वो कौन सी थी, सिंधी। ओके। उसके बाद हम देखते हैं 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971। ये क्या कह रहा था कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। इसके इफेक्ट में केशवानंद भारती केस आया और उन्होंने कहा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, इवन फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकते हो, बट सब्जेक्टेड टू बेसिक स्ट्रक्चर। उसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं खराब होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी चेंज करो। ठीक है। और इसी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या कहा गया, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेके आएंगे तो ये प्रेसिडेंट पर कंपलसरी हो जाएगा कि वो अपनी असेंट उस पर देंगे ही। ठीक है। ये हम ऊपर भी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसके थ्रू क्या बोला गया कि जो हमारे DPSP है, आर्टिकल 39B एंड 39C, ये फंडामेंटल राइट के ऊपर रहेंगे। कौन से फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 14, 19 और 31। इसका मतलब क्या है, जब भी स्टेट 39B और 39C को इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर उस सिचुएशन में हमारे आर्टिकल नंबर 14, 19 और 31 वोलेट होते हैं, तो इस केस में ये जो 2 DPSP होंगी ये सुप्रीम होंगी, ये इसके ऊपर होंगी। ठीक है। अब आप मुझे बताओगे आर्टिकल 39B और C किस चीज़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसके थ्रू हमने जो प्रीवी पर्स था उसको अबोलिश किया था। ओके। अब नेक्स्ट आता है सबसे इम्पोर्टेंट अपना 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट के थ्रू हमने बहुत सारे चेंजेस किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए इसको बोला जाता है नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सबसे पहले हमने प्रीएम्बल को चेंज किया। प्रीएम्बल को चेंज करके हमने क्या वर्ड ऐड करे उसके अंदर, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इसके अलावा हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी। कहाँ पर ऐड करी, पार्ट 4A में आर्टिकल 51A। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसने रिकमेंड करी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी ने। ठीक है। उन्होंने 10 ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया था, लेकिन आज के टाइम 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। आप 11th मुझे बताओगे कौन सी है और कब ऐड की गई। ठीक है। और क्या किया गया था इसके थ्रू, कुछ DPSPs ऐड किए गए थे। 4 नए DPSPs थे। कौन से, 39, 39A, 43A एंड 48A। इसको याद करना बहुत ईजी है। जब भी DPSP में चेंज आएगा तो हमने पहले 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से चेंज किए थे, तो जब भी 42nd से चेंज होंगे तो AA वाले होंगे, 39A, 43A, 48A और एक अलग से याद करना पड़ेगा आपको 39। ये शुरुआत करने के लिए इसको याद ऐसे कर सकते हो कि हम 39 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद उनमें AA ऐड करते चले जाएंगे, 39A, 43A, 48A। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ ऐड की गई, जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे तो वो एडवाइस प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होगी। ये कब बोला गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ये आपको याद रखना है। और क्या ऐड किया गया इसके थ्रू, पार्ट 14A। 14A में क्या आता है, हमारे ट्रिब्यूनल्स आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ठीक है। अब आते हैं
4th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोरारजी देसाई के टाइम पर हुए थे और 42nd कब हुआ था? इंदिरा गांधी के टाइम पर हुआ था। ठीक है, तो 44th में क्या किया गया? बहुत से ऐसे इफेक्ट थे जो 42nd से लेके आए थे, उसको हमने नलीफाई किया और ये बोला गया जब भी हम नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे उसमें हमें कैबिनेट की रिटर्न एडवाइस चाहिए होगी। ठीक है, और ये देखा था हमने 44th में कि जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देंगे वो उस पर बाइंडिंग होगी। और 44th में क्या बोल दिया गया कि वो एडवाइस बाइंडिंग तो होगी, लेकिन क्या होता है देखो, अगर कोई एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को दी तो एक बार प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उसको वापस से भेज सकते हैं कि एक बार आप उसको रिकंसीडर करो। सो अब क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर उसमें कुछ चेंजेस करना चाहे तो चेंजेस भी कर सकती है, अगर बिना चेंजेस करे वापस से वही एडवाइस प्रेसिडेंट को फिर से दे दी तो अब प्रेसिडेंट उसको एग्री करेंगे ही करेंगे, मानना पड़ेगा ही पड़ेगा, वो बाइंडिंग होगी। तो ये चीज़ 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से कही गई कि प्रेसिडेंट एक बार रिकंसिडरेशन के लिए उस एडवाइस को वापस से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भेज सकते हैं, लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने सेम एडवाइस दी तो अब उसको प्रेसिडेंट को माननी ही होगी। बाकी लास्ट वीडियो में हमने नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें करी थी, उसमें हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को अच्छे से कवर किया है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट आता है 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। इसके थ्रू हमने 10th शेड्यूल ऐड किया है, इसको बोला जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। 9th किसके थ्रू ऐड किया है? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और 52nd के थ्रू 10th को ऐड किया गया है। उसके बाद आता है 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसके थ्रू हमने क्या किया था, पहले वोटिंग एज होती थी वो 21 होती थी और इसको रिड्यूस करके 18 किया गया। ठीक है, उसके बाद आता है 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991। इसके अंदर हमने क्या किया, दिल्ली यूनियन टेरिटरी को हमने नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बोला। ठीक है, नेशनल कैपिटल बना दी गई और ये बोला गया दिल्ली में अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। उसके बाद आता है 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू हमने 8th शेड्यूल में 3 और लैंग्वेज ऐड की। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी। इसको याद करने की ट्रिक हो गई नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। सो अभी टोटल कितनी लैंग्वेज हो गई? 18। उसके बाद आता है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसके थ्रू हमने क्या किया, 73rd से हमने शेड्यूल 11 ऐड किया और 74th से शेड्यूल 12 ऐड किया। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कवर करती है एंड 74th 12th शेड्यूल के अंदर क्या आ जाता है, अर्बन लोकल बॉडीज आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसके अंदर हमने क्या ऐड किया, आर्टिकल 21A दैट इज राइट टू एजुकेशन। नई फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की और ये ऐड करने के बाद हमारी फंडामेंटल ड्यूटी हो गई 11। कौन सी ड्यूटी थी? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सिटीजन टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 एज। ठीक है, उसके बाद आता है 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसके अंदर हमने क्या किया, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी उसकी स्ट्रेंथ बता दी कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। जितनी भी लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसके 15% मेंबर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकते हैं। ठीक है, और सेम स्टेट के अंदर भी यही चीज़ बताई। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आ जाती है 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसके थ्रू हमने 4 लैंग्वेज और ऐड करी अपने शेड्यूल 8 के अंदर। शेड्यूल 8 ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथाली एंड संथली। इसकी ट्रिक क्या है, BDMS। ठीक है, BDMS। अब टोटल लैंग्वेज कितनी हो गई, 22। इसको याद करने की ट्रिक देखो क्या है, पहले 14 थी, यानी कि 14 को कैसे लिख सकते हैं, 7 into 2, एक और ऐड करनी है तो इससे आगे क्या होता है, 7 into 3 कितना आता है, 21। यानी कि 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमने एक लैंग्वेज ऐड करी। कौन सी करी, सिंधी। अब क्या करना है, इसके अंदर हम 50 ऐड कर देंगे 21 में। 50 ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि इस वक्त लगभग 50 साल हो जाएंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बने, तो कितने हो जाएंगे, 71। और 7 कितने स्टेप हो चुके अभी तक, 3 हो गए, तो हमने 71 से 3 ऐड करी। क्या ट्रिक थी उसकी, नमक, नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी।
जब हम 50 से 71 पर आए तो कितने ऐड करें हमने 21, तो अब इसके अंदर 21 ऐड कर दो। 92 कौन सा स्टेप है, 4th स्टेप है, यानी कि अब हमने 4 लैंग्वेज ऐड करी। कौन सी, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथाली और संथली, ठीक है। उसके बाद आता है 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014। इसके थ्रू हमने क्या किया था, NJAC को क्या किया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसके अंदर क्या था कि जब भी हम जजेस को अपॉइंट करेंगे तो उसके अंदर हमें पार्लियामेंट के कुछ मेंबर्स भी चाहिए होंगे और जुडिशरी के भी कुछ मेंबर आएंगे। ये दोनों मिलकर क्या डिसाइड करेंगे, जजेस को डिसाइड करेंगे अपॉइंट करने के लिए। तो इसको 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया और उसको बोला कि ये चीज़ जुडिशियल रिव्यू के अगेंस्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं। उसके बाद 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या किया था हमने, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। इसके बाद आता है 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसके थ्रू हमने GST को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसके अंदर हमने क्या किया था, 10% रिजर्वेशन दी थी EWS को, और ये रिजर्वेशन ऑलरेडी जो रिजर्वेशन दी थी उससे अलग थी, उससे एक्स्ट्रा थी, ठीक है। उसके बाद 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 के अंदर। उसके अंदर हमने क्या किया, जो हम लोकसभा के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एंग्लो इंडियन को जो रिजर्वेशन देते थे ना, उस रिजर्वेशन को ख़त्म किया इस एक्ट के थ्रू। उसके बाद आता है 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। इसके अंदर हमने विमेन रिजर्वेशन दिया है, विमेन को रिजर्वेशन दिया है पार्लियामेंट में। कितना रिजर्वेशन दिया है, 33%। कहाँ पर दिया है, लोकसभा के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली के अंदर, ठीक है। सो ये हमारी अमेंडमेंट की वीडियो थी। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट कवर किए हमने। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।